हेलो एवरीवन, आज के इन न्यूज़ का हमारा टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। दरअसल बताया गया है कि ईरान यूरेनियम मेटल का प्रोडक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से वो 2015 की एक डील है जो कि ब्रीच हो रही है। और ये किसने बताया है? ये बताया संयुक्त राष्ट्र की एक परमाणु प्रहरी एजेंसी है, उसने ये बात कही है। और वो प्रहरी एजेंसी कौन सी है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA। ये बात इसने कही है। और इसके अलावा इसने ये भी कहा है कि ईरान के एस्फहान में एक प्लांट चल रहा था जहां पर 3.6 ग्राम यूरेनियम मेटल की पुष्टि की गई है। और ये स्टेटमेंट दिया है IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने हाल ही में दिया है। राफेल ग्रॉसी अर्जेंटीना के डिप्लोमेट है और 2019 से इस पद पर काम कर रहे हैं। अब ईरान की बात करें तो ईरान ने हाल ही में कहा था कि वो यूरेनियम धातु उत्पादन पर रिसर्च कर रहा है, एक शोध कर रहा है जो कि तेहरान में स्थित उसके रिसर्च रिएक्टर के लिए एडवांस्ड फ्यूल प्रोवाइड कराएगा उसे। तो ये थी खबर। अब हम किस तरीके से अपने खबर को देखते हुए, खबर के हिसाब से अपने कंटेंट को डेवलप करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें से ही, खबर में से ही हम अपने पॉइंट्स निकालते हैं। किस तरीके से? यहाँ हम एक डील की बात करें, जो डील ब्रीच हो रही है, तो वो पहला पॉइंट वही रहेगा। 2015 की जो डील है वो हमारा पहला पॉइंट रहेगा। उसके बाद दूसरा रहेगा जो IAEA है, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये क्या काम करती है, इसमें क्या रोल है और ये इसमें क्या इम्पोर्टेंस इसकी है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर उसके बाद जो ईरान है, ईरान, क्योंकि यहाँ पर ईरान के द्वारा एक डील ब्रीच होने की बात करिए, डील के उल्लंघन की बात हो रही है, तो ईरान क्यों अगर एक डील में ईरान है, किसी डील में, फिर उसके बावजूद वो उसको क्यों उसका उल्लंघन कर रहा है, तो उसका कारण जानेंगे। यानी पहले जो 2015 की डील है, पहला पॉइंट वो हो गया। दूसरा IAEA के बारे में जानेंगे। तीसरा ईरान जो इस डील का उल्लंघन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके कारण जानेंगे। फिर उसके बाद, क्योंकि भारत के लिए भारत के ईरान के साथ संबंध है, व्यापारिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, तो भारत के लिए ईरान की इंपॉर्टेंस जानेंगे। भारत पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इस खबर को देखते हुए, इस डील के ब्रीच होने के बाद क्या भारत पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ये जानेंगे। और ओवरऑल ईरान के जो इस डील के को लेकर जो ये बात हो रही है, खबर है, ओवरऑल इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस प्रभाव को हम जानेंगे। और उसके बाद क्या कदम उठाए जा सकते हैं उनको दूर करने के लिए, ये क्या उम्मीद है, किस तरह के कदम को उठाने की जरूरत है, उन पर हम बात करेंगे। और फिर रहेगा हमारा प्रश्न। तो चलिए अब हम इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है 2015 की वो डील, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने बताया कि यूरेनियम जो है वो एक केमिकल एलिमेंट है और एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल है। तो यहाँ न्यूक्लियर की बात हो रही है और ये इसीलिए 2015 का परमाणु समझौता है, उसके बारे में हम जानेंगे। 2015 की जिस डील की हम बात कर रहे थे, तो 15 लगा हुआ है, उसके आगे तो जाहिर बात है 2015 में समझौता हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ था 2016 में। और ये ईरान ने किसके साथ किया था? जो संयुक्त राष्ट्र के 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं? अमेरिका, फ्रांस, 5 मेंबर कंट्रीज जो उसकी हैं संयुक्त राष्ट्र की, वो अमेरिका, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, रशिया। ये 5 मेंबर कंट्रीज हैं जिन्हें हम कहते हैं P5। इनके अलावा एक कंट्री और है, यानी कि +1 कर दें तो वो कौन सी है? जर्मनी। और ये बन गया P5+1, यानी कि इनको कलेक्टिवली कहते हैं, इन 6 कंट्रीज को कलेक्टिवली बोलेंगे P5+1। और इन P5+1 के साथ ईरान ने समझौता किया था और इसमें यूरोपियन यूनियन भी इसके अलावा शामिल था, जिसने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और इस समझौते को क्या नाम दिया गया था? JCPOA, यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये इसका नाम था। इस समझौते को नाम दिया गया था। और इस समझौते के तहत क्या किया गया था? दरअसल ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए थे, तेल को निर्यात करने के मामले में प्रतिबंध लगे हुए थे, उस पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए थे, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए थे। तो इस डील के तहत क्या कहा गया उससे कि भाई अगर आप इस डील में आ जाते हो तो आप पर ये कुछ प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे और कुछ प्रतिबंधों में आपको आंशिक छूट दे दी जाएगी, कुछ उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो यूरेनियम का भंडारण है
वो आपको लिमिट करना होगा, उसकी लिमिटेशन एक तय कर दी गई कि आप इससे ज़्यादा यूरेनियम का भंडारण नहीं कर सकते, क्योंकि यूरेनियम जैसे मैंने बताया एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल है, तो इससे परमाणु शक्ति बनने की उसकी संभावना खत्म हो जाएगी। तो अगर वो यूरेनियम का लिमिटेड उत्पादन करेगा, यूरेनियम का लिमिटेड भंडारण करेगा, तो इससे उस पर ये प्रतिबंध लगा दिया गया। अब क्योंकि इस एक डील से उसको काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि उस पर जो ईरान पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उससे उसको लाखों डॉलर का नुकसान होता था, तो उसकी अर्थव्यवस्था इससे बूस्ट हो जाती, तो उसने ये डील कर ली। अब इसके जैसे मैंने बताया कि इस डील में ये बात तय हुई थी और उस पर कुछ इस हिसाब से उस पर कुछ प्रतिबंध हटा दिए गए, जैसे वो तेल निर्यात कर सकता था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 2018 में अमेरिका इस JCPOA से अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि उसका मानना था कि ईरान इस डील का उल्लंघन कर रहा है और चुपचाप से यूरेनियम का भंडारण कर रहा है, एक परमाणु शक्ति बनना चाहता है। तो ये कहते हुए अमेरिका जो है वो ईरान से इस समझौते से, इस डील से जो 2015 का JCPOA था, इससे वो अलग हो गया। तो अब इस अलग होने से क्या हुआ कि अब ईरान किस तरीके से इसका फिर उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ही तो अलग हुआ है, ईरान किस तरीके से उल्लंघन कर रहा है उसको जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमें IAEA के बारे में जान लेते हैं कि IAEA क्या है। दरअसल IAEA क्या करती है कि ये परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को न सिर्फ बढ़ावा देती है, बल्कि इसके किसी भी सैन्य उद्देश्य से इस्तेमाल को रोकने का काम करती है IAEA। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय है। और ये हालांकि संयुक्त राष्ट्र के ये प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है लेकिन फिर भी ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को ही ये रिपोर्ट करता है। तो ये IAEA की भूमिका है और ये IAEA का गठन के बारे में हमने जाना। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जानकारी है। दरअसल दृष्टि IAS लेकर आया है आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स का पेन ड्राइव कोर्स लेकर आया है। और इस कोर्स से रिलेटेड आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9311406442। नंबर रिपीट कर देती हूँ, 9311406442। चलिए अब वापस अपनी खबर की तरफ आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ईरान अब इस समझौते का उल्लंघन क्यों कर रहा है। अभी हमने जाना था कि अमेरिका 2018 में इससे अलग हो गया। अब यहीं से जो उल्लंघन इसका करने की, इस समझौते के उल्लंघन की बात है, वो यहीं से निकल कर आती है। क्योंकि 2018 में जब अमेरिका अलग हुआ इससे, तो उसका ये मानना था कि ईरान गुपचुप तरीके से यूरेनियम का भंडारण कर रहा है। तो अलग हो गया और अलग होने के बाद उसने क्या किया, वापस से ईरान पर फिर से प्रतिबंध सारे लगा दिए। और न सिर्फ ईरान पर बल्कि ईरान के साथ जो और देश व्यापारिक संबंध उससे रखेंगे उन पर भी प्रतिबंध लगाने की उसने बात कर दी। तो अब वापस से ईरान पर प्रतिबंध लग गए और ईरान के साथ साथ और देशों पर भी प्रतिबंध लग गए। तो उससे क्या हुआ, उसकी ईरान की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई, क्योंकि ईरान के ऊपर बैंकिंग प्रतिबंध लगे हुए थे और तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लग गया। बैंकिंग प्रतिबंध लगने से क्या हुआ, हालांकि शुरुआत में अमेरिका ने ये बात कही थी कि भारत के साथ साथ कुछ देशों को ईरान से तेल आयात करने में की छूट दी गई थी कि कुछ हद तक आयात कर सकते हैं। लेकिन बाद में उसने क्या किया, ईरान पर तेल निर्यात करने को पूरी तरीके से जीरो कर दिया, यानी कि उसे शून्य कर दिया। तो इस और साथ साथ उस पर बैंकिंग प्रतिबंध भी लगा दिए। तो अब उस पर बैंकिंग प्रतिबंध लगे होने की वजह से जो भारत और कुछ देशों को शुरुआत में आंशिक छूट मिली हुई थी, उसके बावजूद भी वो उससे व्यापार नहीं कर सकते थे, यानी तेल आयात नहीं कर सकते थे। तो अर्थव्यवस्था इससे ईरान की बुरी तरह प्रभावित हो गई। क्यों? क्योंकि तेल निर्यात ही उसका एक कमाई का बड़ा स्रोत है, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था में तेल निर्यात का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और उसकी आय का एक बड़ा हिस्सा इसी से उसे प्राप्त होता है। तो अब क्या था, क्योंकि जब तक अमेरिका इस डील में था तो ईरान भी खुले तरीके से सामने नहीं था। और जब अमेरिका इससे अलग हो गया तो 2019 में ईरान ने क्या किया, ईरान ने भी बोल दिया कि भाई अब वो यूरेनियम का भंडारण करेगा। तो उसके बाद हाल ही में अभी क्या हुआ था कि अमेरिका ने ईरान की सेना के एक बड़े अधिकारी थे कासिम सुलेमानी, उनको मार दिया था। तो उसके बाद दोनों देशों के हालात जो थे वो काफ़ी बदतर हो गए, यानी कि दोनों देशों के बीच स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। और इसके साथ साथ क्योंकि अमेरिका ईरान को मिडिल ईस्ट में
एक बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि ईरान एक, जैसे मैंने बताया कि भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है भारत के लिए, इराक और सऊदी अरब के बाद। और ईरान की अपने आप में वहाँ पर उस क्षेत्र में इम्पोर्टेंस बहुत बन जाती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में ईरान एक बड़ी कंट्री है और तेल आयातक देश भी है। तो इसलिए, और साथ-साथ ईरान को इसलिए और भी खतरा मानता है कि ईरान इज़राइल के अगेंस्ट है शुरू से, और इज़राइल को सपोर्ट करता है अमेरिका। तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान, अगर, क्योंकि आज के ज़माने में जिस तरीके से अगर पूरे विश्व को देखें तो हर कोई देश एक परमाणु शक्ति बनने की होड़ में लगा हुआ है, जिससे कि उसे सुरक्षा मिल सके, कि उसे किसी के अधीन न रहना पड़े, किसी देश की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, या उसके प्रतिबंधों को ना उसे सहना पड़े। तो इसलिए हर देश एक परमाणु शक्ति बनना चाहता है। तो अमेरिका चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र में अगर शांति को बनाए रखना है, तो ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए उस पर ये प्रतिबंध ज़रूरी हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए इस डील से हटने के बाद जिस तरीके के हालात रहे, तो उससे दोनों देशों के बीच हालात ख़राब हो गए काफ़ी। अब ये सब तो मामला ईरान का और अमेरिका के बीच का, लेकिन इससे भारत के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, भौगोलिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है भारत के लिए, और भारत के न सिर्फ इससे सामरिक बल्कि आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है ईरान, इराक और सऊदी अरब के बाद। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और पाकिस्तान के मामले में देखें तो पाकिस्तान से, क्योंकि ईरान और भारत की दोनों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, तो इसमें भारत अगर ईरान के साथ अपने संबंधों को सही रखता है, अच्छा रखता है, आगे बढ़ाकर पाकिस्तान पर भौगोलिक दृष्टि से उस पर दबाव बना सकता है। इसके अलावा अगर चीन की बात करें तो चीन के हिसाब से ये कि चीन जिस तरीके से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अपनी पहुंच बना चुका है, तो उसके हिसाब से चीन के भी, क्योंकि भारत ने ईरान में चाबहार परियोजना शुरू की हुई है, वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, चाबहार परियोजना में, चाबहार बंदरगाह परियोजना है, उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसके माध्यम से, चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत मध्य एशिया में चीन का जिस तरीके से प्रभुत्व बढ़ रहा है उसको भी रोक सकता है। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच 2016 में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इस बंदरगाह परियोजना के तहत भारत जो सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ हैं, जैसे अफगानिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, इन सब कंट्रीज़ के साथ भारत अपनी कनेक्टिविटी बना सकता है सही तरीके से, और चाबहार में भारत ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में भी कई सारी परियोजनाओं में इन्वेस्ट किया है उसके पुनर्निर्माण के लिए। तो भारत के लिए चाबहार बंदरगाह विकास परियोजना एक इम्पॉर्टेंट परियोजना है जो कि ईरान में चल रही है। तो ये चीन के बढ़ते प्रभुत्व को मध्य एशिया में उसको रोकने में भी सहायक हो सकती है। इसके अलावा अशगाबाद समझौता, ये भी एक समझौता किया था भारत, ईरान, पाकिस्तान, ओमान और कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये इन सब के बीच भारत और इसके बीच समझौता हुआ था, जो कि सेंट्रल एशिया और जो उनके बीच में जो वस्तुओं का व्यापार है, परिवहन को सही तरीके से उस तक पहुंच बनाने के लिए किया गया था। इसके अलावा एक और समझौता है INSTC यानी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। ये भी एक समझौता है। ये मल्टी मोड नेटवर्क प्रोजेक्ट है। इसको मैप के थ्रू हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत ने ये रशिया के साथ भारत ने समझौता किया था INSTC, और ये क्या है, भारत की अज़रबैजान और ईरान के थ्रू भारत और रशिया के बीच में पहुंच को आसान बनाएगा। ये इन दोनों देशों के बीच में निकलकर भारत की पहुंच रशिया तक ऐसे बनाएगा। जैसे हम चाबहार बंदरगाह परियोजना की बात कर रहे थे, तो चाबहार ये ईरान में यहाँ पर है, और यहाँ पाकिस्तान में ये ग्वादर पोर्ट है, जिसमें कि चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है उसके तहत चीन यहाँ पर अपनी पहुंच बना चुका है। और ये चाबहार परियोजना लैंड रूट भारत बनाएगा अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए। ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, जाहेदान यहाँ पर, तो वहाँ तक लैंड रूट बनाएगा, और इससे क्या होगा, भारत की जो पहुंच है वो इन देशों तक, जो सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ हैं और अफगानिस्तान वगैरह, इन सब तक भारत की पहुंच को आसान बनाएगा। इससे क्या है,
कि भारत को, क्योंकि भारत के लिए ईरान इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत जो तेल आयात करता है ईरान से, हालांकि भारत इराक और सऊदी अरब से भी आयात करता है, लेकिन ईरान से भारत को सस्ता पड़ता है क्योंकि इससे परिवहन की लागत कम होती है, तो इसलिए भारत के लिए ईरान बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब जो ये डील हुई है, इससे किस तरीके का असर पड़ेगा भारत के लिए, तो उसके प्रभाव को देखें तो इराक और जो सऊदी अरब है, जैसे मैंने बताया कि इराक और सऊदी अरब के बाद ईरान भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है तेल का। इसके अलावा अगर भारत और ईरान के बीच में, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं, तो भारत अगर उससे तेल आयात नहीं कर सकता है उसके लगे हुए प्रतिबंधों की वजह से, तो उससे क्या है, जो कच्चे तेल की कीमत है उसमें जाहिर बात है तेजी आएगी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खराब होगी और उस पर नकारात्मक असर डालेगी। क्योंकि अभी जब कच्चे तेल की, क्योंकि जिस तरीके से ईरान से भारत को तेल आयात करना सस्ता पड़ता है, परिवहन की लागत कम आती है, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ईरान पर इस तरीके के प्रतिबंध लगेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ जाएंगी, तो जाहिर बात है भारत पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में ये सब मुद्दा चल रहा है, तो क्योंकि ये पूरे क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र को भारत भी चाहता है कि मध्य एशिया में शांति स्थापित रहे, शांति बनी रहे, और अफगानिस्तान में भी भारत की कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं, छोटी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, और भारत अफगानिस्तान में के पुनर्निर्माण के लिए एक बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है वहां पर। तो इसलिए अगर इस तरीके की अशांति की स्थिति पैदा होती है ईरान को लेकर, ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरीके की बात चल रही है, तो उसको लेकर अगर अशांति बनती है इस क्षेत्र में, तो भारत पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत ने उसके आसपास के क्षेत्र में निवेश कर रखा है। चाबहार बंदरगाह पर भारत ने इन्वेस्ट कर रखा है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट दे रखी है वहां पर, तो उस पर भारत पर असर पड़ेगा, इसका सीधा सीधा नकारात्मक असर पड़ेगा। अब ये तो भारत की बात हुई। अब अगर ओवरऑल प्रभाव की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सब खबर का, तो जैसे मैंने कहा पश्चिमी एशिया में अस्थिरता आएगी, तो वही जो भारत के लिए असर है, क्योंकि पूरा एक ये क्षेत्र एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, तो इसमें जब अस्थिरता होगी, जिस तरीके से इसमें अशांति होगी, तो पूरे विश्व के लिए ये कहीं ना कहीं एक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न करेगी, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश इससे प्रभावित होंगे, न सिर्फ भारत बल्कि और भी बहुत सारे देश इससे प्रभावित होंगे। और इसके साथ साथ परमाणु हथियारों की होड़, क्योंकि जिस तरीके से जैसे ईरान पर जैसे पहले प्रतिबंध लगा हुआ था, तो उस पर लिमिटेशंस लगा दी गई थी कि यूरेनियम भंडारण इससे ज़्यादा नहीं करना है, ताकि परमाणु शक्ति बनने में उसके रुकावट रहे। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान ने बोल दिया है कि अब वो यूरेनियम भंडारण करेगा, तो इस तरीके से और भी कंट्रीज एक के बाद एक, सभी कंट्रीज में होड़ पहले ही लगी हुई है कि परमाणु शक्ति संपन्न बना है, जिससे कि उनको सुरक्षा रहे, अब किसी और देश से वो सुरक्षा महसूस करे, तो इससे परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी पूरे विश्व में, और इसका असर पर्यावरणीय पड़ेगा, जाहिर बात है, क्योंकि जो परमाणु परीक्षण है वो पर्यावरण के लिहाज से बेहद खराब है, तो उसका असर जब पर्यावरण पर पड़ेगा, तो जो विकास जिस तरीके से प्रभावित हो रहा है, और जैसे जैव विविधता प्रभावित हो रही है, तो इसका पूरे ही हर तरीके से अलग अलग पहलुओं से देखें तो पर्यावरण के क्षेत्र पर असर पड़ेगा, पर्यावरणीय मुद्दे सामने निकल कर आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद उत्पन्न होंगे इससे, और भी बहुत सारे, और आतंकवाद की समस्या, ये एक इम्पॉर्टेंट समस्या है इस पूरे एरिया में, जो ये पूरा क्षेत्र है, क्योंकि भारत भी आतंकवाद की समस्या से बहुत पीड़ित है, और तो इस पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से आतंकवादी समूह काम कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि जब एक क्षेत्र में, एक इतने बड़े क्षेत्र में अस्थिरता आ जाएगी, अशांति उत्पन्न हो जाएगी, तो जाहिर बात है आतंकवादी समूह और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे वहाँ पर, तो इससे ये समस्या भी यहाँ पर निकल कर सामने आएगी। अब ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं इन सब समस्याओं से निपटने के लिए, जिस तरीके से खबर सामने आई है, तो उसको देखते हुए तो सबसे पहला तो यही है कि जैसे 2015 में जब ये डील हुई थी, तो ओबामा प्रशासन था अमेरिका में, उसके बाद जब 2018 में अमेरिका इससे अलग हुआ तो ट्रंप प्रशासन था, लेकिन अब क्योंकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और जो बाइडेन का प्रशासन है वहाँ पर, तो अमेरिका के नए प्रशासन से उम्मीद की जा सकती है कि वो शायद इस डील में वापस आए, तो फिर से
नए अगर कुछ राह निकल सकती है इसमें, तो अमेरिका अगर इसमें वापस आने की बात करता है इस डील में, तो उससे कुछ नई उम्मीदें सामने आ सकती हैं, जिससे ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, अमेरिका और ईरान के बीच में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, तो उससे जो अशांति का माहौल वहाँ उस पूरे क्षेत्र में बन रहा है, तो उसमें कुछ राहत मिल सकती है, उसको खत्म करने को लेकर कुछ उम्मीद जताई जा सकती है। इसके अलावा अगर इस तरीके की उम्मीद सामने आती है, तो हो सकता है शांति वार्ताएं भी हों और आपसी वार्ता के माध्यम से, आपसी वार्ता के जरिए कुछ हल निकालने की कोशिश की जाए। और इसके अलावा रणनीतिक संयम की बात करें तो जाहिर बात है, ऐसे में सभी देशों को रणनीतिक संयम की ज़रूरत है और अमेरिका को भी। और तो इन सब मुद्दों पर बात करते हुए इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि जैसे मैंने बात की कि अमेरिका में नया प्रशासन आ चुका है, तो अगर वो प्रशासन इस डील में वापस आना चाहता है, अमेरिका को वापस इस डील में लाने की बात करता है, तो इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। हालांकि ये देखना होगा कि ईरान भी इसके लिए नेगोशिएट करने के लिए तैयार है कि नहीं, यानी कि वो भी वापस से उस डील के तहत काम करने के लिए तैयार है कि नहीं, ये देखना होगा अगर अमेरिका इस तरह की बात करता है तो चलिए, ये हमारा टॉपिक था। अब आप इसी के लिहाज से हमने आज का जो प्रश्न तैयार किया है उसको आप देख लीजिए, जो आपकी मुख्य परीक्षा को देखते हुए बनाया गया है। ईरान के साथ मजबूत संबंधों की बहाली में संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित प्रशासन की निर्णायक भूमिका हो सकती है। संतुलित टिप्पणी कीजिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।